विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में गए, 18 साल का सूखा खत्म हुआ, आईपीएल ट्रॉफी जीत गए। अब ये तो रही खेल की बात। अब यूपी की राजनीति से एक बड़ी खबर आती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रेमानंद महाराज के दरबार में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और आशीष वचन देते समय प्रेमानंद महाराज कहते हैं, प्रलोभन मत करना, आगे और पद मिलेंगे। अब डिप्टी सीएम को आगे और पद मिलेंगे, इसका मतलब डिप्टी सीएम से ऊपर का ही पद मिलेगा। तो उनके समर्थक बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं वाह, अब सीएम बनने का रास्ता साफ हो चुका है। टॉप सीक्रेट पर इस वक्त मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय हैं। उनसे मेरा पहला सवाल, क्या प्रेमानंद महाराज ने ब्रजेश पाठक को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया? देखिए, अगर आप इसको पॉलिटिकली देखें तो आपने जो कहा वो सच्चाई है। ब्रजेश पाठक को अब डिप्टी सीएम के बाद क्या, अब तो एक ही है सीएम कि सीएम। और आप देखिए, सीएम ब्राह्मण सीएम बना भी नहीं है। आखिरी ब्राह्मण सीएम कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे। एनडी तिवारी। वो 80 के दशक का लास्ट था। एनडी तिवारी के बाद से बधुर कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं बना है। बीच में देखिए, 90 का दशक बीत गया, बीच में ये 2000 से 2010 2020 3 दशक बीत गए हैं। 35 साल हो रहे हैं, 35 साल से ज्यादा हो रहे हैं, कोई ब्राह्मण सीएम बना नहीं यूपी में। और ब्राह्मण की आबादी देखिए, ये कहा जाता है कि 14% के करीब है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 14 नहीं है, 17 के करीब है। लेकिन ये माना जाता है कि ब्राह्मण वो वोटर की वो वोट बैंक है जो पूरी तरह से लॉयल है। जिधर जाएगा एक तरफा जाएगा। जब तक कांग्रेस के साथ में था, कांग्रेस की सरकारें लगातार बन रही थी। जब कांग्रेस से छटका, बीजेपी के साथ में आया, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर आया, कल्याण सिंह की अगुवाई में सरकार बनी। बीजेपी से जब वो छिटका और उसके बाद बीएसपी की ओर गया, बहन मायावती की सरकार बनी। बीच में कुछ सरकारें ऐसी आई जो खिचड़ी सरकारें आई। और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ भी जुड़े ब्राह्मण नेता, बड़ी तादाद में जुड़े। वहां समीकरण बदला और अब बीजेपी के साथ ये ब्राह्मण का चंग लॉयल के तौर पर जा रहा है। लेकिन अभी आप देखिए, प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है ब्रजेश पाठक को, उसके राजनीतिक मायने क्या है, ये मैं इसीलिए ये आपको पूरी बैकग्राउंड बता रहा था। उसके मायने ये है कि अभी यूपी में एक ये फीलिंग है कि ब्राह्मण भी एक तरह से टारगेट पर हैं। और कहानी शुरू होती है गोरखपुर से। गोरखपुर में जो मठ बनाम हाता की लड़ाई है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का, उनके गुरु का, और हाता में पंडित हरिशंकर तिवारी का और उनके साथियों का आपस में जिस तरह से बहुत ही कटु राजनीतिक लड़ाई रही है, जिसमें कि बाहुबल से लेकर के हर तरह के बल का इस्तेमाल हुआ है, वो लड़ाई एक बार फिर से एकदम शीर्ष पर आ गई है जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं। और तब से ये बात कही जा रही है कि ब्राह्मण फिर से निशाने पर आ गया है। वही गोरखपुर का चैप्टर ब्राह्मण विरोध वाला वो हर जगह लागू हो रहा है। और एक के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक को, अगर आप कहें पॉलिटिकली, कि अगर ब्रजेश पाठक कल को, ऐसा हो सकता है क्या कि प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लग जाए, वो सीएम बन जाए? पॉलिटिकली देखें तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, बीजेपी को सूट करेगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि प्रेमानंद महाराज तो एक आध्यात्मिक संत हैं, उनको सहज भाव से आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद की मैं राजनीतिक व्याख्या कर रहा हूं। राजनीतिक व्याख्या ये भी कहती है कि यहाँ पर एक पिछड़े का पहलू और भी है, मधुर, कि बीजेपी को इस समय जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का चैप्टर ओपन कर दिया है, बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि एक पिछड़ा नेतृत्व वो सामने रखे, क्रेडिबल पिछड़ा नेतृत्व, जिसके दम पर ये नॉन यादव, जिसकी हमने आप इसके पहले हम बात कर चुके हैं, जिसके बल पर वो नॉन यादव मोबिलाइज हो सके। इसलिए चुनौती बीजेपी के भीतर से ही है कि ब्राह्मण को बनाएंगे सीएम अगर बदलाव करते हैं तो, या किसी ओबीसी को बनाएंगे। जी। जी, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव याद करिए। सबको पता था कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे चुनाव है, देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। लेकिन उनका ब्राह्मण होना कितने, मतलब कितनी बड़ी बाधा लेकर आया। महाराष्ट्र में सबको पता था देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे लड़ रहे हैं, पूर्ण बहुमत भी आ गया, रिकॉर्ड तोड़ इनफैक्ट बहुमत आया। लेकिन उनका ब्राह्मण होना उनकी शपथ में बड़ी बाधा बन गया। ये तो काफी मंथन चला, तो फिर मामला मैनेज हुआ और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप ये कितना मुश्किल देखते हैं, बीजेपी को सूट करता है, चलिए उस बात को भी हम थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। यूपी जैसे राज्य में ब्राह्मण का सीएम बनना, आप इसको सहज मानते हैं या फिर ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछड़ों का, दलितों का अब जो राजनीतिक पुनर्जागरण है वो शुरू हो चुका है? आपको क्या लगता है?
ये आप जो बात कह रहे हैं, पिछड़ों का राजनीतिक पुनर्जागरण शुरू हो चुका है, इसमें दो राय नहीं है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए का मुद्दा उठाया है, ऐसे में पिछड़े और भी ज्यादा एकजुट हो रहे हैं। ये वाकई चैलेंज है कि क्या बीजेपी किसी ब्राह्मण को आगे कर सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए, अगर बीजेपी इन दैट केस किसी ब्राह्मण को सीएम बनाती है, अगर, और ये सारी संभावनाएं तब के लिए हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को बदलने का फैसला होता है, जिसकी बहुत चर्चाएं हैं। तो अगर बीजेपी किसी ब्राह्मण को बनाती है, तो आप समझिए कि वो फिर बैलेंसिंग होगी, फिर संगठन पिछड़े के हाथ में होगा, ये भी तय है। फिर जो डिप्टी सीएम होंगे, जो बाकी मंत्रालय होंगे, उनकी शक्ल भी होगी, वो प्रो पिछड़ा होगी। और फिर मैं आपको एक बात ये भी बताऊं, जो जाति जनगणना है, वो तो बीजेपी ने एक जाति जनगणना का ब्रह्मास्त्र चला ही है कि जाति जनगणना हम करा रहे हैं। और जाति जनगणना में भी एक बड़ी बात आप ये देखिए, वो ये बात कह रहे हैं कि हमको, ये बीजेपी की ओर से इस तरह की बातें उनके सहयोगी भी कह रहे हैं कि रोहिणी आयोग लागू कीजिए, पिछड़ी जातियों में जिनको ज्यादा मलाई मिली है उनको आप किनारे कीजिए और उन जातियों को आगे लाइए जिनको की कम आरक्षण का लाभ मिला है। तो अगर किसी ब्राह्मण को बीजेपी बनाती है, तो बीजेपी के पास ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं पिछड़ों के वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए, वो उनके पास है। लेकिन इसमें एक बात और देखनी होगी मधुर, वो होगी कि कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का किस जात से आता है, उसका भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि ओवरऑल परसेप्शन देखा था, आप सोचिए, आज भी बीजेपी ये कहती है कि कोविंद साहब की बात करती है कि राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति हमने बनाया। आज भी वो वर्तमान राष्ट्रपति की बात कहती है कि एक अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रपति हमने बनाया। तो बीजेपी प्रतीकों की पॉलिटिक्स में बहुत यकीन करती है। इसलिए अगर वो ब्राह्मण सीएम बनाएगी, तो आप ये मान लीजिए कि उसके पास पिछड़ों के रिप्रेजेंटेशन का एक फूल प्रूफ प्लान तैयार होगा। अब मेरा आखिरी सवाल, फिर इस चर्चा को विराम देते हैं। चुनाव के मौसम जब आते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में हो या साउथ तक के चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड होती है। राज्यों में बीजेपी के प्रत्याशी कहते हैं कि उनकी रैली करवाइए हमारे पक्ष में। अब प्रेमानंद जी महाराज ने जो बयान दिया है, उसको जरा जनता की कसौटी पर खरा रख के देखते हैं। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के बाहर भी एक अपील, एक लोकप्रियता नजर आती है। क्या यूपी के अंदर, अब मैं अगर पूछूं कि ब्रजेश पाठक की लोकप्रियता का पैमाना क्या है या उनकी लोकप्रियता कितनी व्यापक है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं मधुर, हमें ध्यान देना होगा कि बीजेपी जब से प्रधानमंत्री मोदी, 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बीजेपी ने कोई भी चुनाव किसी व्यक्ति के कंधे पर नहीं लड़ा है। एक ही व्यक्ति, प्रधानमंत्री मोदी, मोदी के अलावा किसी के कंधे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सीएम योगी की लोकप्रियता है, इसमें दो राय नहीं है। उनको देश भर से बुलावा आता है, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन दो तरह के नेता होते हैं, एक वो होते हैं जिनको लोग सुनने आते हैं, जिनके लिए लोग तालियां बजाते हैं, पर क्या उनके नाम पे वोट देते हैं? ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आप याद कीजिए बाला साहब ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे जब बोलते थे तो उनका वोट बैंक कितनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए आता था। और वो तो योगी आदित्यनाथ से भी दो हाथ आगे बढ़कर के हिंदुत्व की बात करते थे। लेकिन शिवसेना कभी भी बगैर बीजेपी के सरकार नहीं बनाई पाई, महाराष्ट्र में नहीं बना पाई वो। तो पब्लिक का सुनने आना, आपका आकर्षण होना और वोटों में तब्दील होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और योगी आदित्यनाथ के राज में आप देखिए बीजेपी का कंटिन्यू डिक्लाइन भी हो रहा है। 325 सीटें आई थी 2017 में, केशव मौर्य उसमें पार्टी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। 2022 आया, सीटें घट के 255 हो गई। इस बीच में बीजेपी उपचुनाव कहां कहां हारी ये भी मालूम है। गोरखपुर में, जिस तरह से गोरखपुर में बीजेपी उपचुनाव हारी, सोचिए, कैराना में बीजेपी उपचुनाव हारी। उसके बाद लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी बुरी तरह हारी, सिर्फ 33 सीटें बीजेपी को मिली। कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेपी इस तरह से हारेगी। तो ये सारी बातें इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यूपी की जो राजनीति है वो बहुत सारे डायमेंशन पे चलती है। उसमें सबसे बड़ा है कास्ट डायमेंशन। आपको जाति को एड्रेस करना पड़ेगा। बीजेपी इसलिए जीती 2014 लोकसभा, फिर 17, 22 को, कि बीजेपी ने उस जाति के डायमेंशन को एड्रेस कर दिया। वो योगी के नाम पर नहीं जीती। अगर योगी के नाम पर बीजेपी जीतनी होती मधुर, तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार के सांसद रहे हैं। जबकि जब वो लड़ते थे तो आसपास की सीटें बीजेपी हारती थी। वो गोरखपुर के आसपास भी जो तमाम सीटें हैं, बस्ती हो गई, डुमरियागंज हो गई, खलीलाबाद हो गई, महाराजगंज हो गई, देवरिया हो गई, कुशीनगर हो गई, योगी के नाम पर तो जीत वहां भी नहीं मिलती थी। अपनी सीट वो जीतते थे और अपनी सीट भी 2 बार बड़ी मुश्किल से जीते हैं। आपको रिकॉर्ड भी याद होगा उनका। तो योगी आठ के हजार नाम पर लोग सुनने, हाँ बिल्कुल, लोग सुनने जमुना आते निषाद। हैं। लोग, बिल्कुल, उनका वोट बैंक उनकी उनकी बातें सुनकर के तालियां बजाता है।
लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो फैक्ट ये है कि आज भी जो बीजेपी को वोट मिल रहे हैं वो उज्ज्वला योजना के नाम पर जो डिलीवरी हुई है उस पर मिल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पे घर बने हैं उस पर मिल रहे हैं, जो किसान सम्मान निधि के खाते में रुपये आते हैं उस पर मिल रहे हैं, जो फ्री राशन मिलता है उस पर मिल रहे हैं, और बीजेपी की कास्ट डायमेंशन पर मिल रहे हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ इस पूरे समीकरण में वो ऊपर से आ जाते हैं कि जब इतना सब कुछ हो चुका है तो एक चेहरा ले आओ बस। लेकिन पूरी जो नींव है उस नींव में वो कहीं भी फिक्र नहीं करते। ब्रजेश पाठक की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, आपने जो सवाल ब्रजेश पाठक का भी किया था, कि मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि बीजेपी राज्यों में किसी नेता का कंधा देकर चुनाव लड़ती ही नहीं है। ब्रजेश पाठक हो, केशव मौर्य हो, कोई और भी हो, चुनाव लड़ा जाएगा पीएम मोदी के नाम पर। पीएम मोदी के नाम पर ही 2022 भी लड़ा गया, उनके नाम पर ही 2017 भी लड़ा गया। बीजेपी को कास्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसे जाति का गुलदस्ता बनाया, अगर वो बीजेपी ने बना लिया, अगर वो तैयार कर लिया, तो वो 2022 2027 में वो फिर से हैट्रिक की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अभी की तारीख में मधुर, वो कास्ट का इक्वेशन बुरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। ये मैं आपको बीजेपी के अंदर का फीडबैक बता रहा हूं। आज की तारीख में अखिलेश यादव भारी हैं, ये बात समाजवादी पार्टी नहीं, खुद बीजेपी में इस बात की चर्चा हो रही है अंदर खाने में। मधुर, ठीक है, तो टॉप सीक्रेट के दर्शकों, इस चर्चा में भी इतना ही। और रिपोर्ट पसंद आई इसको शेयर जरूर करिएगा, टॉप सीक्रेट को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या राजनीतिक संभावना आप देखते हैं कि किसी दिन ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। क्या आपको लगता है प्रेमानंद महाराज ने जो आशीर्वाद दिया है वो फलीभूत होगा? अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं।